100 आउट ऑफ 100। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं कह रहा हूं 100 में से 100 नंबर लाने पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके की बात करें तो 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं दोस्तों। आप विश्वास मानिए, आपको बस ना इस 100 आउट ऑफ 100 को के सीरीज को फॉलो करना है, और जो नोटिंग करवाई जा रही है कोशिश करें उसको नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां इसके इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है दोस्त, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चले जाइए वहां पे। एंड एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम में आईसीएआई की बुक से जितने क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स हम इसी इसी 100 आउट ऑफ 100 की सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉमिस है मेरा आपसे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बेटा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, बीसीके का, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बिजनेस ग्रोथ। करेक्ट। अगर हम इस चैप्टर की बात करें दोस्त, तो जैसे कि बीसीके के बाकी के चैप्टर्स है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स के हैं, ठीक वैसे ही बीसीके का ये चैप्टर नंबर 4 वो भी 6 से 7 नंबर का है। ये चैप्टर भी 7 नंबर का है, 6 से 7 नंबर का है। मतलब बीसीके में सारे चैप्टर्स या तो 6 के हैं या तो 7 के, 6 या 7 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। शैल वी स्टार्ट? चलिए आपके आगे से शुरू करते हैं दोस्त। आइए, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बिजनेस ग्रोथ। पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं। ये स्टोरी मेरी खुद की गढ़ी हुई नहीं है भाई, ये स्टोरी है आईसीएआई की बुक में गिवन। सो लेस इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, बस एक बार जल्दी से सुन लो और आगे बढ़ते हैं। बेटा अली और रमन दोनों दोस्त हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अली इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ऐसा वैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है भाई, वो रैंक होल्डर है। इवन उसको 3 बड़ी बड़े ऑफर्स हैं, 2 तो उसको उसके पास बिग ऑडिट फॉर्म से ऑफर है, और एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसने भी इसे ऑफर दिया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसका दोस्त है एक जिसका नाम है रमन। ये रमन सीएस है। सीएस इज नॉट कंपनी सेक्रेटरी ओवर हियर, याद रखिएगा, यहां सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है दोस्त, यहां सीएस का मतलब है कंप्यूटर साइंस। हाँ, रमन क्या है दोस्त? रमन एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, और उसको ना कंप्यूटर्स की अच्छी खासी नॉलेज है। इसी पे काम करते हुए उसने बेटा एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है। और उस ऐप में एक्चुअली जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत रिवॉल्यूशनरी होने वाला है अकॉर्डिंग टू रमन। उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्त, रमन इस बिजनेस में जाना तो चाहता है, बट उसे इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। उसके पास एक्चुअली में ना, जो उसने ऐप बनाया है उसको पता नहीं कि क्या पता कोई और उस ऐप को चोरी कर ले। हो सकता है, पॉसिबल है सर। तो भैया रमन के पास ये नॉलेज नहीं है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, दिमाग की भी प्रॉपर्टी, दिमाग से जो क्रिएट किया है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, और उसका क्या कर सकते हो आप? उसका पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट लॉ की नॉलेज रमन के पास है ही नहीं, और होगी भी कैसे भाई, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है भाई ने। करेक्ट सर। उसके पास एक्चुअली जीएसटी की नॉलेज नहीं है, उसके पास अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नॉलेज नहीं है। और बहुत सिंपल है यार, किसी और व्यक्ति के पास इन चीजों की नॉलेज होना पॉसिबल नहीं है, वो अपने काम में ज्यादा अच्छा होगा ऑब्वियसली। तो अब ना रमन को क्या है, रमन को ना एक्चुअली इस ऐप को मार्केट में लेकर के जाना है, और उसके लिए चाहिए क्या बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए उसे, दैट इज फंड्स। उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब फंड्स कहां से आएंगे भाई? फंड्स के लिए शार्क टैंक इंडिया जाना चाहते हैं दोस्त। एक्चुअली उन्हें हम वेंचर कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इसके पास क्योंकि नॉलेज नहीं है पेटेंट क्या। अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सामने से शार्क्स आपसे पूछते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट आपसे पूछते हैं, उसका आंसर तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना आपके पास। तो वो क्या करता है, रमन अली के साथ एसोसिएशन करता है, और रमन और अली एसोसिएट होकर के अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास फर्स्ट राउंड में पैसे लेने के लिए अब जा रहे हैं दोस्तों। फंड्स को अरेंज करने के लिए उन्होंने अपना पिच तैयार कर लिया है। इज दिस क्लियर सर? इस इंट्रोडक्शन से आप क्या बताना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉलिसीज का नॉलेज नहीं है, अगर आपको पॉलिसीज का नॉलेज ना हो, तो बताएं क्या कोई बिजनेस फूल सकता है? इवन फर्स्ट स्टेप भी आप बिजनेस का शायद पार नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस में पूरी तरह फेल हो जाओगे। तो सारी नॉलेज तो एक बिजनेसमैन के पास नहीं हो सकती ना दोस्त।
तो वो किसकी हेल्प लेगा? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेगा। आपको आईसीआई यहाँ इनकरेज कर रहा है दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए और इवन रैंक होल्डर बनने के लिए। देखो ना 3 जगह से ऑफर बता रहा है वो रैंक होल्डर को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जोक्स अपार्ट, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमने इंपॉर्टेंस समझी। एक और एग्जांपल से इस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की तो वो क्या होते हैं बेटा? सिने क्वा नॉन। बोलो क्या होते हैं वो? सिने क्वा नॉन। मे बी 1 मार्क क्वेश्चन, इट मे बी 1 मार्क क्वेश्चन, मार्क इट। सो सिने क्वा नॉन का मतलब क्या होता है सर? इंडिस्पेंसिबल, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके। अगर आप बिजनेस में आए हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो दोस्त ये गवर्नमेंट पॉलिसीज सिने क्वा नॉन है, इंडिस्पेंसिबल है। बिजनेस है तो भैया गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होंगी, बिजनेस नहीं है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं होंगी दोस्त, ठीक है? सो दैट बिजनेस पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिने क्वा नॉन फॉर ऑल स्पेयर ऑफ द इकोनॉमी। अब हम सारी इकोनॉमीज की बात कर सकते हैं कि सारी इकोनॉमीज में जो है ना वो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस के लिए वो बहुत जरूरी होती है दोस्त। करेक्ट है सर? एग्जाम्पल से समझाओ कुछ। एग्जाम्पल गिवन है दोस्त आपके सामने। अगर हम इंडिया की बात करें और बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हैं, चलो कभी तो फुदक के इंडिया में आना है दोस्त और कभी तो फुदक के बांग्लादेश में। दोनों कहानी आपको झटपट समझा देता हूं हो क्या रहा है। देखो अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो सेकेंड हैंड कार की बात करते हैं। यहां पर बात हुई है बेटा सेकेंड हैंड कार की। दोस्त बांग्लादेश में ना सेकेंड हैंड कार जो फॉरेन से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप बांग्लादेश में हो तो बांग्लादेश में सेकेंड हैंड कार जो है वो फॉरेन से इंपोर्ट किया जा सकता है और इस तरह का काम टोयोटा ऑलरेडी वहां पर कर रही है। बांग्लादेश में ये पॉलिसी है कि बांग्लादेशी या बांग्लादेश में कोई भी कंपनी, चाहे वो वहां की डोमेस्टिक कंपनी हो या कोई फॉरेन कंपनी हो, वो कंपनी विदेशों से सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट करे और अपने देश में उसे बेचे। ये पॉसिबल है कहां पे बच्चों? ये पॉसिबल है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ऐसा किया जा रहा है बाय द टोयोटा, और टोयोटा में ना बहुत सारे लोग जो है ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे इसे खरीदते भी है दोस्त, ठीक है? रिफर्बिश्ड कार जो है वहां पे खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में ये अलाउड नहीं है। इंडिया में अलाउड नहीं। ऑन द कंट्रारी इन इंडिया एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू सेल इंपोर्टेड कार्स। पॉइंट टू बी नोटेड। कोई भी फॉरेन की कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आकर के विदेशों से सेकेंड हैंड कार को इंपोर्ट करके नहीं बेच सकती। बेटा फॉरेन कंपनी ना ये काम कर सकती है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? किसी इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। किसी इंडियन कंपनी के, दे नीड टू फॉर्म अ होली ऑन इंडियन सब्सिडरी। उन्हें कोई ना कोई होली ऑन इंडियन सब्सिडरी बनाना पड़ेगा टू बी अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर, या फिर उन्हें जॉइंट वेंचर में आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, टोयोटा मैन्युफैक्चर करता है कार इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर विद द किर्लोस्कर मोटर्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट बिजनेस पॉलिसीज टू। आप मुझे बताएं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है टोयोटा, लेकिन टोयोटा के बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। बांग्लादेश की गवर्नमेंट अलग पॉलिसी लेकर के आ चुकी है और इंडिया की गवर्नमेंट अलग पॉलिसी लेकर के आ चुकी है, और टोयोटा को दोनों देश की पॉलिसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा दोस्त, बिल्कुल करना पड़ेगा। मतलब सर एक बिजनेस के लिए पॉलिसीज कितनी इंपॉर्टेंट है शायद आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। लीगल प्रोसेसेस, tax policies, business restrictions, financial reporting of any nation follows from the government policies। जी हाँ दोस्त, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान में रखना होगा। हमें वहां के लीगल प्रोसेस को, टैक्स की पॉलिसीज को, बिजनेस के रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर उनका, और कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर है तो इनका ध्यान रखना होगा। नॉट ओनली द बिजनेस स्टार्टअप, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्टअप्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्टअप्स नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक रमन और अली, बट ऑल्सो द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। देखो अभी रमन और अली मिलकर के ना एक नया जो बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल यंग एज में है भाई। सिर्फ इनके ऊपर ही रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते, बल्कि बल्कि वो सारे के सारे लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, उन पे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। जो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं उन पे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर इंपैक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, वोल्वो का। अगर हम बात करें हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वोल्वो एक अच्छा खासा नाम जाना जाता है। इनकी
पॉलिसी रही है कि ये ना सबको इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। दे एस्पायर टू फोस्टर एन इंक्लूसिव कल्चर, ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इंक्लूसिव कल्चर को ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आगे बढ़ सके। दोस्तों, जनरली इनको जेंडर या फिर जेंडर की आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, एथनिक ओरिजिन या रिलीजन, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड डिसेबिलिटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेसिस पे ये कोशिश करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। However, the gender equality policies are not similar in all countries. अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए अगर इसको समझे, तो मान लीजिए कि वोल्वो की कोई कार है जिसे इंडिया में मेल भी चला सकते हैं, फीमेल भी चला सकते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी कंट्रीज हो सकती हैं जो कंट्रीज कहते हैं कि भैया हम ना कार लेडीज को चलाने पे, औरतों को चलाने पे अपने देश में प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको पता है कि जो लेडीज के ऊपर, जो फीमेल्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। तो वोल्वो के को उस देश के रिस्ट्रिक्शन को भी फॉलो करना है। वोल्वो भाई, कंपनी की जो पॉलिसी है वो इंपोज नहीं किया जाएगा ऑन द कंट्रीज पॉलिसी, बल्कि कंट्री की पॉलिसी वो इंपोज की जाएगी बच्चों कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर। thus it becomes difficult to accomplish this aspiration। तो ये जो एस्पिरेशन है वोल्वो का, that treating everyone equal, वो एस्पिरेशन शायद ब्रेक हो सकता है, वो एस्पिरेशन बच्चों ब्रेक हो सकता है। चलिए, from the foregoing introduction, one can enter the pervasive influence of the government policies on the domestic and global business. Indeed, right from the inception of the business to its longevity, health, performance, and growth, even its exit, one could imagine an overlay of the government policies and the consequential regulatory regime on every aspect of the business functionings। मतलब सर देखो, अगर हम देखें तो कोई भी बिजनेस की लॉन्गेविटी, कितने लंबे तक समय तक वो चलेगा, उसका हेल्थ क्या रहने वाला है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, उसका ग्रोथ क्या रहने वाला है, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो दूसरे देश या फिर जिस देश में वो काम कर रहा है उस देश की पॉलिसी को कितनी इजीली अडॉप्ट कर लेता है। अगर वो उस देश की पॉलिसी को इजीली अडॉप्ट करके आगे बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसकी लॉन्गेविटी या फिर हेल्थ या परफॉर्मेंस, ये सब कुछ सुधरने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इवन जब वो कंपनी ना एग्जिट भी कर रही है तो भी उसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ही ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये आपके सामने नोटिंग से बच्चों, टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन दैट एवरीवन डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसको हमने कहा कि जनरली हर व्यक्ति के पास गवर्नमेंट पॉलिसीज की नॉलेज नहीं होती। रमन और अली का केस, रमन जो कि एक कंप्यूटर साइंस है, अली जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इज सीए रैंक होल्डर, मेनी ऑफर्स ऑडिट बिग फर्म एंड बड़ी बड़ी जो कंपनी थे वहां से, नो एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके पास टेक्नोलॉजी का कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करता है लॉ को बच्चों, जैसे पेटेंट या आईपीआर का लॉ, हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जानता है, ये जीएसटी जानता है और कॉर्पोरेट्स के बाकी सारे दांव पेच समझता है। जबकि रमन जो कि एक कंप्यूटर साइंस है, उसने डेवलप किया है एक ऐप बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स। ये ना ब्लाइंड स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, लेकिन इसको नॉलेज नहीं है किसी भी तरह की पॉलिसी का, जैसे लॉ का, फाइनेंस का या फंडिंग का। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने कोलैबोरेशन किया है एंड देन दे आर गोइंग फॉर द फंडिंग्स, ठीक है, टू द एंजल इन्वेस्टर्स। करेक्ट। आगे हमने देखा था गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब क्या था बच्चों, इंडिस्पेंसिबल। क्या था, इंडिस्पेंसिबल फॉर द स्पेयर ऑफ द कंपनी। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी पॉलिसी है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पॉलिसी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कहें इंपोर्ट ऑफ द सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स, तो अलाउड है बांग्लादेश में कि कोई भी विदेशी कंपनी ऐसा कर सकती है। टोयोटा कार्स ऐसा कर रही है, जबकि इंडिया में विदेशी कंपनी के लिए अलाउड नहीं है, उसे एक सब्सिडरी कंपनी हमारे देश में बनाना पड़ेगा या जॉइंट वेंचर फॉर्म करना पड़ेगा। सर, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ना बच्चों, वो इंपैक्ट करती है आपके बिजनेस पॉलिसी को। ऑब्वियसली बांग्लादेश की बिजनेस पॉलिसी कुछ और रही होगी फिर टोयोटा की, और इंडिया की बिजनेस पॉलिसी कुछ और रहने वाली है टोयोटा की बच्चों।
ठीक है। फिर वोल्वो का एग्जांपल लिया कि देखो वोल्वो जनरली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बट कोई कंट्री ऐसी हो सकती है जिसमें वो कंट्री डिस्क्रिमिनेशन फॉलो कर रही हो, तो वोल्वो को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो वोल्वो पॉलिसी याद रखिएगा। वोल्वो की जो पॉलिसी है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो रेगुलेटरी रिजाइम जो होता है ना, वो जरूर फॉलो होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, जो रेगुलेटरी रिजाइम है, वो फॉलो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए टॉपिक 2 की तरफ चलते हैं, दैट इज पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, अ हिस्टोरिकल स्केच। सर क्या पढ़ाओगे? देखो, पॉलिसीज ना कोई नई बात नहीं है, कोई आज की बात नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल मोदी साहब आए हैं या फिर उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही थी तब से पॉलिसी चल रहा है। बेटा पॉलिसी ना आदिकाल से चल रहा है, बहुत पुराने समय से। सर हमने क्या किया है एक्चुअली ना, जो हिस्टोरिकल स्केच जो हम बताने जा रहे हैं, उसको दो इवन 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। एक तो एनिशियंट इंडिया, एनिशियंट इंडिया, इंडिया पुराने समय की बात करेंगे, बिफोर ब्रिटिशर्स। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एनिशियंट इंडिया, कह सकते हैं बिफोर ब्रिटिशर्स। सेकंड पार्ट जो हम कहेंगे वो है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंडिया कैसा हो, इंडिया की पॉलिसीज कैसी है। और जो हम लोग थर्ड लेवल पे बात करने वाले, थर्ड नंबर पे बात करने वाले हैं, आफ्टर 1947 जब ब्रिटिशर्स चले गए हैं ना, उसके बाद इंडिया कैसा है दोस्त, उसके बाद इंडिया कैसा है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पॉलिसीज की, लेकिन पॉलिसीज का हिस्टोरिकल स्केच क्या है। हिस्टोरिकल स्केच में एनिशियंट इंडिया को कवर करेंगे, फिर इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल को देखेंगे, एंड देन इंडिया आफ्टर ब्रिटिश रूल देखेंगे बच्चों। चलिए, अगर हम एनिशियंट इंडिया की स्टार्ट करें बात, तो देखें in India, a lot of discourses, researches and experiments. इंडिया में ना पुराने समय से ही ना बहुत सारे डिस्कोजर्स, रिसर्च और बच्चों एक्सपेरिमेंट होते आए हैं पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर। सर कैसे पता लगता है ये? आज भी हमें ना इसके अवशेष मिल जाते हैं बच्चों। हमारे देश में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, तक्षशिला, वैशाली या नालंदा के नाम से। जनरली ये बिहार में पाए जाते हैं। अगर तक्षशिला की बात करें, वैशाली की बात करें, नालंदा की बात करें, तो ये यूनिवर्सिटीज अपने जमाने में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज थी, जहां कहा जाता है कि आजकल की आधुनिक पढ़ाई कुछ नहीं है उनके सामने। तो एनिशियंट इंडिया में बहुत सारे डिस्कोजर्स हुए, रिसर्चेस हुए, जो ये बताती है कि यस, एनिशियंट इंडिया के अंदर भी पॉलिसीज एग्जिस्ट करती थी दोस्तों। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पीरियर था, जिसमें आपको पता ही है कि इंटेलेक्चुअल गुरु जो थे, दैट इज चाणक्य, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी को आउटलाइन किया था। पब्लिक पॉलिसी बनाने का, या अगर कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो पब्लिक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, वो आउटलाइन किया गया था बाय द चाणक्य। तो चाणक्य के समय पे भी पब्लिक पॉलिसीज हुआ करती थी। उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर भी ये सारी बातें बताई हुई हैं बच्चों। पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीजें, अर्थशास्त्र बुक है उनकी, उसके अंदर भी इन्होंने बताई हुई हैं। अगर हम बात करें बच्चों ग्रीक सिटी की, ग्रीक सिटी की, जिसमें रोमन एम्पायर पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताते हैं। खासकर अगर हम फिलोसोफर्स की बात करें, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल, तो इन्होंने पब्लिक पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा है बच्चों। इसके बाद अगर हम वापस से इंडिया आ जाए, तो अशोका, द ग्रेट अशोका, उस समय पे भी इन्होंने बहुत सारे पब्लिक पॉलिसीज के बारे में बहुत कुछ बोला। खासकर इसकी इनकी एक पब्लिक पॉलिसी, दैट इज पीस एंड हार्मनी, वो पब्लिक पॉलिसी बड़ी फेमस हुई। फिर अगर हम गुप्ताज की बात करें, तो गुप्ताज के समय पे जो टैक्स और ट्रेड से रिलेटेड और वेलफेयर से रिलेटेड, टैक्स, ट्रेड एंड वेलफेयर से रिलेटेड जो पॉलिसी है, वो गुप्ताज के समय पे बहुत फेमस पॉलिसीज मानी जाती है बेटा। एंड देन अगर हम दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो इन्होंने भी टैक्स रिफॉर्म ये लेकर के आए थे। ड्यूरिंग द अकबर द ग्रेट, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे बच्चों। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लाने वाले जो व्यक्ति थे, दैट वाज तोदरमल। क्या नाम था उनका? तोदरमल। ठीक है, देखिए, चाहे गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो, चाहे ना गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो दोस्त, चाहे गवर्नमेंट ऑलिगैर्चिक हो, मोनार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, या टायरनी हो, या डेमोक्रेसी हो दोस्त, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो ना, सारी गवर्नमेंट को एक चीज तो चाहिए, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। सारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए दोस्त? पब्लिक पॉलिसी। सर एक बार समझाओ जरा, ऑलिगैर्चिक क्या होता है? देखो बेटा, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम ना, जहां पर पावर जो है वो
कुछ इंडिविजुअल्स के पास या स्मॉल स्मॉल क्लास के पास है, उसको हम ऑलिगरेचिक कहते हैं। बोलो ना, ऑलिगरेचिक का मतलब क्या है? जहां पर कुछ इंडिविजुअल्स या फिर स्मॉल ग्रुप मिलकर के ना पूरे नेशन के ऊपर रूल कर रही है, उसको ऑलिगरेचिक गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं बच्चों। फिर मोनार्की, मोनार्की तो आप जानते ही हो, मोनार्की किसे कहते हैं? जहां पर किंग होता है जनरली या क्वीन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वहां पे हम उसे मोनार्की कह देते हैं। फिर एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? देखो बेटा, एरिस्टोक्रेसी में ना एक्चुअली जो गवर्नमेंट होता है वो रूल करती है बाय कंसिस्टिंग ऑफ पीपल ऑफ अ हाई सोशल क्लास। जैसे अ, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जो जाति प्रथा है, तो उसमें जो हाई सोशल क्लास मानी जाती है, सो कॉल्ड हाई सोशल क्लास जो मानी जाती है, वो क्या कर रही है? वो बच्चों बाकी की क्लास के ऊपर रूल कर रही है। इसको हम लोग कह देते हैं बेटा एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? एरिस्टोक्रेसी। या फिर रिच और पुअर में से जो रिच है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग पुअर के ऊपर रूल कर रहे हैं। इवन रिचेस, बाकी के रिच जो लोग हैं उनके ऊपर भी रूल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। फिर टायरनी क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट बाय अ रूलर और अ स्मॉल ग्रुप। यहाँ पर छोटे ग्रुप होते हैं जिनके पास अनलिमिटेड पावर होते हैं, उनको हम टायरनी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? टायरनी गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी, द बेस्ट सिस्टम। देखिए, यहाँ पर जो है ना, बेसिकली जो जनता होती है उसके पास सुप्रीम पावर होता है। सारी पावर जो है वो जनता के पास होती है। क्यों? क्योंकि जनता ही अपने द्वारा लोगों को या फिर कह लीजिए सरकार को चुनती है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज की बात करें तो यस, सब में, चाहे ऑलिगरेचिक हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, चाहे टायरनी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, हर जगह पे आपको पब्लिक पॉलिसी की आवश्यकता होती है। ब्रॉडली वी माइट से दैट द पब्लिक पॉलिसी इज सिंपली व्हाट गवर्नमेंट, किसी भी तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, उनको ये रिक्वायर्ड होता है, उनको ये फॉर्मुलेट करना होता है, उनको ये इंप्लीमेंट करना होता है दोस्त। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, आइए शुरू करें। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें अंडर द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल के समय पे इकोनॉमिक पॉलिसी, तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना दोस्त, वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स को हेल्प करने वाली थी। वो सारी की सारी ऐसी थी जो कि फॉरेन रूलर्स को हेल्प कर रही थी। अगर हम बात करें दादा भाई नेरोजी की, तो दादा भाई नेरोजी, मिले आप इनसे एक बार, उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में, याद करो ना, नाम क्या है बुक का बेटा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। क्या नाम है बेटा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। व्यक्ति का नाम दादा भाई नेरोजी। बाबा का नाम याद रखेंगे बेटा, दादा भाई नेरोजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से वेल्थ को ड्रेन किया और अपने देश में लेकर के गए। बेटा, ये जो वेल्थ का ड्रेन हुआ ना हमारे देश से अपने देश में, जो ये वेल्थ लेकर के जाए, ये भी पॉलिसीज के अंतर्गत हुआ है। इन्होंने इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई जिससे ना इंडिया के जो एसेट्स थे, इंडिया की जो वेल्थ थी ना, वो अपने देश लेकर के गए। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में एक जमींदारी सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, सरकारें लैंड के ऊपर टैक्स लेती है। लैंड भले सरकार का ना हो, लेकिन सरकार उसके ऊपर क्या लेती है बच्चों? टैक्स लेती है। करेक्ट। सरकार ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अगर हम बात करें उस जमाने में, तो तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखे थे। एक महालवाड़ी, एक रैयतवाड़ी, और सबसे वर्स्ट आया लास्ट में, दैट इज जमींदारी फ्रॉम द बंगाल से। देखिए, जमींदारी सिस्टम क्या था? जहां पे जो टिलर है ना, जो पुअर किसान है, उसकी ऑनरशिप कभी हो नहीं सकती। वो कभी भी ना लैंड का ऑनर नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात, जो जमींदार था, जिसका लैंड ऑन था, मतलब जिसकी लैंड होल्डिंग थी, वो जमींदार को कह दिया गया कि भैया तू चाहे जितना मर्जी टैक्स कलेक्ट कर ले पुअर पीजेंट से, चाहे जितना मर्जी, लेकिन हमें ना एक सर्टेन सम जमा करा देना। हमें टैक्स के रूप में एक सर्टेन सम जमा करा देना। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा। अब तुम बताओ, जमींदार को इस बात के लिए फ्री कर दिया, एक पॉलिसी बनाई, जमींदार को इस बात के लिए फ्री कर दिया कि तुम चाहे जितना मर्जी टैक्स कलेक्ट कर लो, लेकिन हम तो एक सर्टेन सम में ही पैसा लेंगे दोस्त। ये आपने एक एक ना ब्रिटिशर्स के एक चाल को समझा? यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का गेम खेला दोस्त। अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे ना लोग आपस में ही, इंडियंस आपस में ही लड़ते रह गए और ब्रिटिशर्स अपना काम कर गए दोस्त। चलिए, दे इंट्रोड्यूस मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। उन्होंने उस समय पे मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम बनाया जिसके अंतर्गत हैंडफुल ऑफ द वेल्दी ब्रिटिश टू बिल्ड एंड कंट्रोल vast industry and the business empires in India, sometimes with the
असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन पार्टनर्स, है ना। उन्होंने काम ऐसा किया, देखो इस तरह के पॉलिसीज बनाई ना जिसमें ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर ब्रिटिशर्स पाए जाते थे, और कुछ कुछ टाइम अगर ऐसा रहा कि ब्रिटिशर्स उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे तो इंडियन के साथ एसोसिएशन में भी आ जाते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया जस्ट फुलफिल्ड द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। यस, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो ब्रिटिशर्स ने सर पुलिस की ड्यूटी निभाई, और साथ के साथ जो इंटरनल ऑर्डर्स एंड डिफेंस की बात करें, देखो अगर पुलिस की बात करें तो वो क्या करता है, वो आपके देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। और अगर हम बात करें बेटा डिफेंस ऑफ द इंडियन बॉर्डर, बॉर्डर सिस्टम को, बॉर्डर पे भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी ड्यूटीज देने का काम किया। देयर पॉलिसीज इनडायरेक्टली कर्ब द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडियन पीपल। यस, उनकी जो पॉलिसीज थी ना जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक फ्रीडम था ना लोगों का, वो कहीं ना कहीं जो है उनसे हनन कर लिया गया, उनसे छीन लिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए इंडिपेंडेंस के बाद सर आजादी मिल गई, आजादी के बाद क्या हुआ, देखो जब हम आजाद हुए 1947 में, कॉलोनियल रूल कब खत्म हुआ बेटा, 1947 में। तो हमने अपने बिजनेस को ना, हमने अपने बिजनेस पॉलिसीज को बेटा चेंज किया, हमने अपने बिजनेस पॉलिसीज को चेंज किया, हमने लगे हाथ 1948 में सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आए हम। 1948 में हम क्या लेके आए बेटा, अपना पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी, याद रखिएगा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया, 1948, करेक्ट, जिसमें हम लोगों ने ना अर्जेंट प्रायोरिटी दी दैट द गवर्नमेंट अकॉर्डेड टू फ्यूलिंग द इंडस्ट्री और बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, की गवर्नमेंट को ना बहुत नेसेसिटी है कि इस समय पे ना वो हमारे देश के बिजनेस को संभाले, उसको फ्यूल करे, करेक्ट। फिर हम 1950 में जो प्रियम्बल लेके आते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बच्चों उसमें भी हम लोग क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं हम लोग कि ना हम लोग इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं। आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली, जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें एक लाइन आती है बेटा, एक वर्ड जहां पे वो कुछ वर्ड्स लिखे हुए दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम। आप देखोगे वहां क्या लिखा है बेटा, इकोनॉमिक फ्रीडम, जो क्या दे रहा है, राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस। हमें हमें ना फ्रीडम दे रहा है, हमें फंडामेंटल राइट्स दे रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 34 तक उसमें लिखा हुआ है बच्चों, हमारे पास राइट्स है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कि हम कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई भी लीगल बिजनेस जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ जाता है 1951 में, अप्रैल 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ जाता है। अभी तक क्या हुआ बताओ, 1948 के अंदर हम लोग पहला इंडस्ट्रियल, बोलो ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आए, कब, 1948 में। फिर 1950 में हम प्रियम्बल लेके आए जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम लिखा गया, और इकोनॉमिक फ्रीडम को ही आगे हमने एलिब्रेट किया फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि हर एक व्यक्ति का राइट है कि वो चाहे जो मर्जी लीगल बिजनेस जो है इंडिया में कहीं पर भी कर सकता है। फिर 1951 में हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर के आए थे, ये भी तो इकोनॉमिक प्लानिंग का ही पार्ट है बच्चों। एंड देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ये लेके आए बच्चों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 was to usher in an era of the direct ownership of the government in the business through departmental undertakings, statutory corporation and government companies. Yes, बच्चों हम 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं वहां पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा दिख रहा है। सर गवर्नमेंट कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, या तो डिपार्टमेंट बना करके, या तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना करके, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज बना करके जो है गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। या तो सीधे डिपार्टमेंट के अंदर काम किया जा रहा है, या तो बच्चों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है जो कि पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली बना दिया जाता है, और या फिर अगर पार्लियामेंट में कोई कंपनी नहीं बन पा रही है तो उसे बेटा कंपनीज एक्ट में ही फॉर्म कर दिया जाता है, जिसको हम गवर्नमेंट कंपनीज के नाम से जानते हैं, करेक्ट। चलिए, in this sector private investment was either not able or willing, rather than choosing either capitalistic or socialistic economic system, we deliberately choose the mixed economic system डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। याद रखिएगा जब हम आजाद हुए थे तो हम लोगों ने ना उस समय पे मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जरूर चुना था, लेकिन वहां पर पब्लिक सेक्टर का ज्यादा बोलबाला था बच्चों, हम लोग पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस किए बैठे थे। फर्दर सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स was brought under the regulation of license। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेट करना होता था तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। होस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज वर पुट इन द प्लेस इंश्योर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया। यस, धीरे धीरे जो है हमारे देश में हम लोगों ने लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज भी लाना शुरू कर दिया था दोस्तों, ठीक है।
लगभग ये चलता रहा, अगर हम बात करें तो 3 डिकेड्स तक ये चलता रहा और 1991 में ना हमने सोचा कि अब ऐसे बात बनेगी नहीं साहब। ये सिचुएशन ऐसी थी ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। आज जो पाकिस्तान का हाल है उसके क्या कहने भाई साहब, उससे भी बुरे बुरे दिन देखे हमने। 1991 में जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज केवल 14 दिनों का रह गया था, तो हम पहुंच गए बेटा किसके पास, आईएमएफ के पास। जनाब पैसों की आवश्यकता है, आईएमएफ ने कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरल करना होगा, आपको अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज्ड करना होगा। आपकी अपनी इकोनॉमी में आपको प्राइवेटाइजेशन लेकर के आना होगा, पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। 1991 में हमने इनकी बात मानी और बच्चों हमने लॉन्च कर दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या लॉन्च किया बोलो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आप प्यार से बोलते हो एलपीजी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो बेटा हम ये लेकर के आ गए 1991 में। देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हम इसे लेके आ गए। ठीक है जी, चलो अगर आप देखें तो पॉलिसी रिजाइम मिड 50s तक, उसके बाद 1990s तक। तो हमारी ना इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन हम फोकस किस पे किए बैठे थे बेटा, पब्लिक सेक्टर पे। 1990 के बाद हमने कहा नहीं जी अब बात बनेगी नहीं, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब काफी हद तक हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं बच्चों। डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसे हो रहा था, तो भाई इस समय तक यहाँ पर क्या हो रहा था, इकोनॉमिक प्लानिंग्स हो रही थी, 5 ईयर प्लान आ रहे थे, डेवलपमेंट्स प्लान बनाए जा रहे थे। लेकिन अगर 1991 के बाद देखिए अगर हम लोग, तो बच्चों यहां पर ना सारी चीजें मार्केट मैकेनिज्म क्या होते हैं सर, डिमांड एंड सप्लाई। क्या होते हैं बच्चों बोलो, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया। अरे पेट्रोल का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट नहीं सर, डिमांड एंड सप्लाई। इवन ज्यादातर चीजों के आज अगर प्राइस की बात करें तो वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट। ओपननेस ओरिएंटेशन की बात करें तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। देखो जनरली जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ या फिर विश्व के और बाकी देशों की कंट्रीज के साथ क्लोज होती है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ चीजों का होता है या फिर ना के बराबर होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। 1991 से पहले अगर हम बात करें अपने देश की, तो इंडिया क्या था बच्चों, क्लोज्ड इकोनॉमी था। लेकिन 1991 में हमने इसे ओपन कर दिया, हमने सबके लिए, आइए जी आप भी आइए, आप भी आइए और आप भी आइए, मतलब हमने सबके लिए जो है बेटा ये इकोनॉमी ओपन कर दी। हमने ना ग्लोबलाइजेशन को ऑप्ट कर लिया। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, तो हम बात करें यहाँ पर तो गवर्नमेंट यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के ऊपर रिलाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, स्टेट ऑनरशिप धीरे धीरे कम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट विज़ प्राइवेट बिजनेस की बात करें तो गवर्नमेंट पहले क्या करता था बच्चों, रेगुलेशन एंड कंट्रोल का काम करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन का काम करेगा। अब कोशिश करेगी गवर्नमेंट की भैया अपने रेगुलेशंस को थोड़ा लिबरल कर देते हैं, आसान कर देते हैं, ताकि नए नए बिजनेसेस आकर के यहाँ पर डेवलप हो सके। इज दिस क्लियर? चले आगे देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट ड्रॉन इन द क्लोज्ड चैम्बर्स। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज बना दी या फिर मोदी जी ने कोई बात लिख दी वही इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगा, भैया क्लोज चैम्बर्स में नहीं बनते ये। जनरली ना आपको आपको सोशल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल या फिर आपको रियलिटीज देखना पड़ता है, नेशन में चल क्या रहा है, ये सब चीजें आपको देख करके ही इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ती है। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, और ये भी नहीं कि भैया जो आपने एक बार इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। आप देख रहे हैं 1950s में पॉलिसीज बनी थी, उसके बाद 1991 में ला करके हमने इसको चेंज किया। करेक्ट? चलो एक बार आप इन नोट्स को देख लीजिए। एनिशेंट इंडिया में, इंडिया डिस्कोर्सेस, रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पब्लिक पॉलिसीज। मैंने ओल्ड एज यूनिवर्सिटीज बताए थे आपको, तक्षशिला, वैशाली, नालंदा। जो चंद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य, तो यहाँ पर चाणक्य जो थे ना उन्होंने अपनी पब्लिक पॉलिसीज दी थी, आप लिख लें। ग्रीक सिटी में रोमन एम्पायर, वहां पर भी पब्लिक पॉलिसी थी। अगर हम मगध की बात करें तो वहां पे अशोका, उन्होंने पीस एंड हार्मनी से रिलेटेड पॉलिसी दी। गुप्ताज की बात करें तो ये टैक्सेस, ट्रेड और वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज दी। अगर दिल्ली में हम अलाउद्दीन खिलजी को देखें तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। अकबर की बात करें तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म, लीडरशिप ऑफ तोदरमल में लैंड रिफॉर्म किया। ठीक है, तोदरमल की लीडरशिप में। पब्लिक पॉलिसीज की बात करें, फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक पॉलिसीज की आवश्यकता होती है बच्चों।
इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, फिर इसमें हमने क्या देखा, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बच्चों वो कॉलोनियल रूल में बेनिफिट कर रहा था फॉरेन रूलर्स को, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट कर रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में दादा भाई नेहरू जी ने बहुत अच्छे से अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बता दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें एक पॉलिसी जो कि सबसे वर्स्ट पॉलिसी मानी जाती है अंडर द ब्रिटिश रूल वाज द जमींदारी सिस्टम, जहां पर मैक्सिमम रेवेन्यू लिया जाता था इंडियन पुअर पीजेंट से, इंडिया के छोटे किसानों से। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे वो इंडस्ट्री को पूरे तरह से बेटा। इंडिपेंडेंस की बात अगर बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद तो भैया 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, 1948 में हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था फ्यूलिंग करने के लिए बिजनेस ग्रोथ को, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसको, और वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम लिखते हैं, जहां पर राइट टू कैरी बिजनेस जो है ना हमने फंडामेंटल राइट लिख रखा है बच्चों। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है बच्चों 1951 में, एंड देन 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन याद करके चलना बच्चों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आता है, डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस जो है वो डिपार्टमेंटल के पास चला जाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास चला जाता है, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज के पास चला जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने उस समय पे चूज किया था, लाइसेंसिंग चल रही थी हमारे देश के अंदर, और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज भी अब हम लेकर के आ रहे थे। लेकिन 1991 में क्या होता है दोस्तों, हम लोग ना एलपीजी लॉन्च कर देते हैं, एलपीजी लेकर के आते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप कोशिश करें कि इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लें बच्चों। करेक्ट। डन। चलिए टॉपिक 3 की तरफ आगे बढ़े, आइए। टॉपिक 3 क्या कहता है, स्पेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बिजनेस। देखिए बच्चों, स्पेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बिजनेस। अब हम पिछले सेक्शन में क्या पढ़ चुके हैं भैया, पॉलिसीज के बारे में, उसके इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ चुके हैं। there hardly there hardly is any aspect of the business, be it production, finance, marketing, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज ना लगती हो। सर चाहे प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, कहीं चले जाओ आपको गवर्नमेंट पॉलिसी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज prevails the successive stages in a firm's cycle life. There are policies and regulations impacting business, startups and business registrations, environment clearance, conduct of business, dealing with the consumers and even the exit. करेक्ट। सर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज तो आपके बिजनेस के साइकिल को ना बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। हर बिजनेस साइकिल में आपको चाहिए ही चाहिए। अगर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे आप पार्टनरशिप के तौर पे करा लीजिए, चाहे आप कंपनी के तौर पे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने तो भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि पॉलिसीज क्या है। अगर किसी भी तरह का मान लीजिए कोई भी कंपटीशन वगैरह के रिगार्ड में, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये भी आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन एक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। डीलिंग विद कंज्यूमर, कंज्यूमर से डील कर रहे हो तो आपको कंज्यूमर लॉज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एंड एग्जिट, अगर हम एग्जिट कर रहे हैं तो इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ पब्लिक पॉलिसी है दोस्त, और पब्लिक पॉलिसी की नॉलेज होना आपको अनिवार्य है। चलो इसके अलावा ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पब्लिक पॉलिसी बनाती ही है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसीज, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्त। हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की, और बाकी अदर पॉलिसीज की हम लोग बात नहीं कर रहे, जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसीज उसकी बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, जैसे लेबर पॉलिसीज नहीं बात करेंगे दोस्तों। हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज की। तो सर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी एंड दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो ना, इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी तरह की होती है बेटा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। कैसी होती है बेटा, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये फिस्कल और मॉनेटरी ना मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। क्या है बच्चों, देखो अगर मैं कहता हूं इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो, पहला फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ये ना मैक्रो स्केल पे देख रहे हो आप, तो मैक्रो स्केल पे वो क्या है बेटा, फिस्कल एंड मॉनेटरी। फिस्कल क्या होता है बेटा, यहाँ पर ना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती है।
गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रेवेन्यू। रेवेन्यू दो तरह के, टैक्स एंड नॉन टैक्स वाला, ठीक है, उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जनरली जो बजट लेकर के आती है वो उसके फिस्कल पॉलिसी के तहत लेकर के आती है। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें, दैट अप्लाइज रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ द मनी, कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना सप्लाई होगा, या फिर क्रेडिट उधार कितना सप्लाई होगा, या फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से इंपैक्ट करेगा बिजनेस को, इसको बोलते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। जनरली मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट में आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेक्टर मैनेजमेंट की, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक व्यू भी कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में ना सेक्टोरल मैनेजमेंट भी होता है, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी मैनेज होता है। एक तो क्या होता है मैक्रो लेवल पे, जो फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, सारे सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगा। लेकिन एक होता है बेटा सेक्टोरल लेवल पे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक भी हो सकता है, दैट इज एग्रीकल्चर पॉलिसी आ गई, या कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, या फिर फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर के आ गए। दोस्तों याद रखेंगे। चलो सर बताओ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक तो क्या होता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक की, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, और एक कह सकते हो आप सेक्टोरल या फिर माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी। मैक्रो इकोनॉमिक के लेवल पे बात करें तो फिस्कल और मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है बेटा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट की रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स वाले वो आ जाते हैं। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर जनरली सप्लाई ऑफ मनी या फिर क्रेडिट, या फिर ब्रॉडली अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से इंपैक्ट होता है, ये सब लिखा होता है। सेक्टोरल पॉलिसी में एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो गया, उसके लिए कोई पॉलिसी आ गया, इंडस्ट्रियल एक सेक्टर हो गया, उसके लिए कोई पॉलिसी आ गई, या फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आ गई। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द फिस्कल पॉलिसी इंपैक्ट बिजनेस। सर ये जो आपने फिस्कल पॉलिसी बताया ना, फिस्कल पॉलिसी याद है ना, फिस्कल पॉलिसी याद है ना बच्चों, मैंने आपसे कहा कि जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना अपने रेवेन्यू या फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को जो प्लान करती है उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं दोस्त, फिस्कल पॉलिसी। तो कैसे ये इंपैक्ट करती है बिजनेस को, आओ मैं समझाता हूं आपको कैसे इंपैक्ट करती है। आपने कोविड 19 तो देखा ना अभी, कोविड 19 में गवर्नमेंट एक बड़ा पैकेज लेकर के आई, और गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम ना हम यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी हो गया। बच्चों क्या हो गया, ये गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी हो गया। करेक्ट। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था दोस्त। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में ना, वहां पर भी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेकर के आई थी। मतलब फिस्कल पॉलिसी तो वैसे हर साल ही आता है, लेकिन एक बड़े स्तर पे फिस्कल पॉलिसीज को लेकर के आई थी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कोशिश करती है जब वो फिस्कल पॉलिसी लाती है ना, कि वो किसी तरह से डिमांड साइड को बढ़ा सके, सप्लाई साइड को बढ़ा सके, वो दोनों ही साइड को इंपैक्ट करने की कोशिश करती है। देखो जनरली अगर ना गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे कर रही है, तो खर्चे कर रही है मतलब वो पैसा आ किसके पास रहा है, पब्लिक के पास। तो पब्लिक की इनकम बढ़ गई, अगर पब्लिक की इनकम बढ़ गई तो पब्लिक क्या करेगा बच्चों, डिमांड ज्यादा करेगा। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट कोशिश करती है प्रोड्यूसर्स के लिए, भैया प्रोड्यूसर्स तुम्हें किसी तरह की दिक्कत है, चलो ये बेनिफिट ले लो, वो बेनिफिट ले लो, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो। तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को ही लेकर के आगे बढ़ सके। दोस्तों सेक्टोरल पॉलिसी भी लेकर के आती है। अगर मान लीजिए किसी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सेक्टोरल बेस्ड पॉलिसी भी लेकर के आया जाता है बच्चों। जैसे टेलीकॉम पॉलिसी हो सकती है ना, सिविल एविएशन पॉलिसीज लेकर के आया गया था अभी, ठीक है ना। तो इस तरह की पॉलिसी, सेक्टर बेस्ड पॉलिसी भी लाया जा सकता है। करेक्ट। आइए टॉपिक 3, स्पेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज पॉलिसीज फॉर बिजनेस। बेटा बोल रहे परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब सारे एस्पेक्ट के अंदर, चाहे प्रोडक्शन की बात करो, फाइनेंस की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, हर जगह पे आपको पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिसीज और रेगुलेशंस वो इंपैक्ट करते हैं बिजनेस को या स्टार्टअप्स को। भैया बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा, कंपटीशन कंडक्ट होगा, या फिर कंज्यूमर लॉज को देखना होगा, या फिर एग्जिट भी कर रहे हैं तो बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। मतलब पॉलिसीज की नॉलेज होना बिजनेस में आवश्यक है। इवन 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 सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती है, इसका भी नॉलेज होना पड़ेगा भाई। अगर हम बात करें, चैप्टर डील करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, इसका इंपैक्ट क्या होगा उससे। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो फिस्कल पॉलिसीज मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू
रेवेन्यू कोई भी हो सकता है, टैक्स या नॉन टैक्स वाला। फिर मॉनेटरी में क्या बताया मैंने आपको, सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज का क्या इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर। फिर बच्चों हमने कहा सेक्टोरल मैनेजमेंट या फिर माइक्रो लेवल पे बात करें तो एग्री पॉलिसी हो सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो सकती है, या फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हो सकती है। चलो, हाउ डू द फिजिकल पॉलिसी इंपैक्ट बिजनेस। सर अगर हम कहें पूरे वर्ल्ड में कोविड 19 आया था ना, तो इस समय पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेज दिया, और 2008 में भी ऐसे ही किया था। उस क्राइसिस से भी लड़ने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज लेकर के आई थी। इसमें दोनों ही साइड पे फोकस किया जाता है, डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड के ऊपर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए भी पॉलिसी ला सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। टॉपिक 4 की तरफ आगे बढ़े दोस्त, आइए। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। हाँ जी, बिजनेस कंड्यूसिवनेस, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। देखिए, अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पे ना, तो बिजनेस, सर मैक्रो लेवल पे जो बिजनेस के इंडिकेटर्स है ना, कैसे पता करें कि बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं चलेगा आने वाले कुछ समय में, तो उसके इंडिकेटर्स क्या है, तो कह रहे देखो भाई, पहला इंडिकेटर हो गया जीडीपी। जीडीपी देख लो आप पहले तो। दूसरा, अभी इन्फ्लेशन को चेक कर लो एक बार। तीसरा, टैक्स रेट्स को चेक करो। चौथा, इंटरेस्ट रेट्स को चेक करो। पांचवा, एक्सचेंज रेट्स को चेक करो। ये 5 इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स है। याद करना जरा बेटा, 5 मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर। सबसे पहले जीडीपी, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा टैक्स, चौथा इंटरेस्ट रेट, चौथा क्या बेटा, इंटरेस्ट रेट, और पांचवा क्या है, एक्सचेंज रेट। बोलो, जीडीपी पहला क्या बेटा, जीडीपी, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा टैक्स, चौथा इंटरेस्ट रेट, पांचवा एक्सचेंज रेट, ठीक है। जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया और एक्सचेंज रेट हो गया। ये 5 चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सर जेन्युइनली एक देश में क्या होना चाहिए, तो बेटा जीडीपी हमेशा ग्रोइंग होनी चाहिए। हमारे देश की तो है। जीडीपी क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रोइंग होनी चाहिए। मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए भैया, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं, मॉडरेट। कहां पे बेटा, मॉडरेशन में होना चाहिए। टैक्स लो होना चाहिए, हमारे देश में नहीं है ऐसा। खैर, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, इंटरेस्ट रेट्स वो बेटा एडजस्टेबल होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मतलब मॉडरेट। मॉडरेट एक्सचेंज रेट भी रहना चाहिए। एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। यही है बेटा टॉनिक फॉर द बिजनेस। यही क्या है, टॉनिक फॉर द बिजनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोइंग जीडीपी की। मैं आपको एक बात बताऊं, इसको ना यहां से पढ़ने की बजाय आपको मैं सीधे नोट्स पे लेकर के चलता हूं और नोट्स से पढ़ा देता हूं। देखिए, आप चाहें तो पीछे ना एक बार इसे भी देख सकते हैं एज इट इज। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, वो सारी चीजें ना नोट्स में बहुत बहुत ब्यूटीफुली लिख रखा है, तो आपको ना इजीली यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड द बिजनेस कंडक्टिवनेस। देखो, जीडीपी कैसा हो तो ग्रोइंग हो सर, इन्फ्लेशन कैसा हो मॉडरेट, टैक्स कैसा हो लो, इंटरेस्ट कैसा हो बच्चों, प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सचेंज कैसा हो ये भी मॉडरेट होना चाहिए। यही तो टॉनिक है दोस्तों, पढ़ा था ना आपने। यही क्या है, आइडियल है या फिर टॉनिक है फॉर द बिजनेस। अब समझते हैं सबसे पहले ग्रोइंग जीडीपी को। किसको समझते हैं बच्चों, ग्रोइंग जीडीपी। तो ग्रोइंग जीडीपी क्या है बच्चों, अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है, मतलब फ्यूचर को देख पा रहे हैं, फ्यूचर में ये इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली। इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब क्या, भविष्य में आप पॉजिटिव हो, फ्यूचर को लेकर के आप पॉजिटिव हो। हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस होते हैं यहाँ पर ना, हम लोग मान के चलते हैं कि डिमांड तो बढ़ेगी साहब, यहाँ पे डिमांड तो बढ़ेगी। इसके अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस प्लान किया जा सकता है कि भैया डिमांड बढ़ेगी मतलब हमारी चीजों की डिमांड है, तो चलिए यहीं पे बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं बेटा, जैसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना यही बिजनेस प्लान कर लेते हैं। मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्त। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दोस्त इनकम भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो बच्चों डिमांड तो बढ़ ही रही है। तो जब भी जीडीपी राइज करता है ना, तो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं इसको, जहां पर हाई डिमांड होता है, डिमांड की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है। दोबारा बोलो सर, ग्रोइंग जीडीपी है क्या बच्चों, ग्रोइंग जीडीपी, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। क्या बोल रहे बेटा, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है, हाई डिमांड की एक्सपेक्टेशन है। किसकी डिमांड की, हाई डिमांड की। सर यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, उससे डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड करोगे। करेक्ट, ये सब इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए, मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। गुड्स गुड फॉर द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है।
मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए क्या माना जाता है बच्चों? अच्छा माना जाता है। डिमांड एंड प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बच्चों, डिमांड एंड प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली ना, अगर मैं कहता हूं देखो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपकी इनकम आपको कम दिखेगी, तो आप डिमांड क्या करोगे? कम। तो इन्फ्लेशन कैसी रहे? मॉडरेट रहे, ताकि आपकी इनकम आपको ज्यादा लगे और ज्यादा डिमांड कर पाओ। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो देखो अ, अगर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, ज्यादा महंगी चीजें हैं तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट कम रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सस्ता है, अगर रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा है तो अपने प्रॉफिट के एलिमेंट को बढ़ा सकता है, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन हाई है बच्चों तो सीडेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर अगर इन्फ्लेशन लो है तो बच्चों अनसर्टेनिटीज बढ़ती है, प्रॉफिट इरोज होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन ना बढ़ा हुआ अच्छा, ना कम अच्छा। सोचो ना, अगर इन्फ्लेशन कम हो, बहुत कम हो, तो अनसर्टेनिटीज बढ़ेगी ना, कि कल को बढ़ जाएगी, परसों बढ़ जाएगी, भाई किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, करेक्ट। और या फिर शायद मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं ना उसका एक्चुअल वैल्यू भी नहीं मिल पा रहा है, दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन क्या है? कम है, ठीक है। प्रॉफिट आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, करेक्ट। चलिए टैक्स की बात करते हैं दोस्त। देखो टैक्स है ना, आपने पढ़ा था ना, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स से, नॉन टैक्स से। तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट हुआ ना। अगर टैक्स लो होता है दोस्त, देखना, अगर तो टैक्स लो होता है तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इससे लोग जो जनरली बाहर बैठे हैं ना, जो देख रहे हैं कि हमें इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, हमें कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, वो किसको, कौन से देश को अप्रोच करेंगे? वो उस देश में जाएंगे दोस्त जिस देश के अंदर लो टैक्स रेट हो, सो दैट कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। लेकिन अगर किसी देश में, जैसे हमारे देश में हाई टैक्स रेट है, तो भैया यहाँ पर ना बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इंसेंटिव फॉर द इन्वेस्टर्स, ये जो टैक्स है ना वो किसके लिए इंसेंटिव होता है बेटा? इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द पोस्ट टैक्स इनकम, करेक्ट। चलिए अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट लो है, देखना बेटा, तो एक्सपेंशन ज्यादा होता है। अगर सोचो ना, मेरे को 1% के हिसाब से कोई ब्याज पे पैसा दे दे, तो मैं क्या करूंगा? अपने बिजनेस को और डेवलप करूंगा, वो पैसा लूंगा और उसके बाद क्या करूंगा? अपने बिजनेस में लगाऊंगा। कि मेरे को ईयरली 12% का हिसाब किताब लगेगा ना, लेकिन मैं अपने बिजनेस से 25% कमा रहा हूँ, 25% कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जब भी इंटरेस्ट रेट्स लो हो जाते हैं तो परचेजिंग बढ़ जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं बच्चों, तो हम लोग एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचते। लोअर इंटरेस्ट, ठीक है, दैट्स व्हाई लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो हमें कॉस्ट ऑफ फंड्स कम लगेंगे। मॉडरेट एक्सचेंज रेट होना चाहिए। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये गुड माना जाता है इकोनॉमी के लिए। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो 3 एक्सचेंज रेट मैंने समझाए हैं, एक हाई, दूसरा मॉडरेट और तीसरा लो। हाई और लो को समझो एक बार। अगर सोचो $1 बराबर 90 हो जाए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर कि फॉरनर्स ना $1 दे रहे हैं और उसके बदले 90 रुपीज का सामान लेकर के जा रहे हैं, है ना। फॉरनर्स $1 में 90 का सामान लेकर के जा रहे हैं सर। एक बात बताओ, तुम अपने बारे में सोचो पहले, क्या तुम 90 रुपए दे करके $1 का सामान लोगे? जो कि शायद पहले तुम 70 रुपए दे करके $1 का सामान लेते थे। तुम्हारे लिए वो सामान महंगा हो गया ना, इंपोर्ट तुम्हारे लिए क्या हो गया? महंगा हो गया। तो तुम इंपोर्ट को क्या करोगे बच्चों? कम कर दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं एक्सपोर्ट की बात, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगी? एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले फॉरेनर्स मान लेते $1 में 70 रुपए का सामान लेके जा रहे थे, अब वो $1 देकर के 90 रुपए का सामान लेके जा रहे, तो उनके लिए चीजें हमारे देश की सस्ती हो गई, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब भी अगर, लेकिन एक चीज समझे कि हमें ना हमारे हमारे चीजों की वैल्यू कम मिल रही है, हमारी चीजों की वैल्यू हमें कम मिल रही है। अगर लो हो बच्चों तो क्या होगा? तो बेटा देखें, $1 30 है, 30 रुपए है अगर, तो इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि अब केवल 30 रुपए देना है आपको और $1 का सामान उठा लेना है यूएस से, तो भैया ज्यादा से ज्यादा विदेशी माल खरीदोगे तुम। लेकिन बच्चों एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं कि $1 दे करके इंडिया का केवल 30 रुपए का सामान खरीदा जा सकता है, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएंगे। मतलब सर अगर डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो अच्छी नहीं है। अगर आज डॉलर की वैल्यू 80 चल रही है, कल 70 हो जाए, 65 हो जाए, 50 हो जाए, ये भी सही नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। $1 बराबर 1 रुपया, बिल्कुल सही नहीं है दोस्त। कम से कम अभी के एस्पेक्ट को देखते हुए बिल्कुल सही नहीं है।
तो मॉडरेट होना चाहिए बेटा, इन बिटवीन कहीं लो और हाई के होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर देखो डियरर है तो बच्चों इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचने लग जाते हैं। क्या मतलब है, देखो मतलब ये है कि अगर ये महंगा लग रहा है तुम्हें, अगर ये सामान जो कि विदेश से आप खरीद करके ला रहे हो, इंपोर्ट करके ला रहे हो, वो तुम्हें महंगा लग रहा है, ये महंगा है सर, तो आप अपने देश में बनाने के बारे में सोचोगे, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और अपने देश में बनाने के बारे में सोचोगे, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी दोस्त। लेकिन एक्सपोर्ट की बात करें, अगर एक्सपोर्ट अगर चीपर लगता है आपको ना, तो बच्चों आप क्या करोगे, एनहांस करोगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को, और डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट, उसको अपने देश में प्रोड्यूस करना पसंद करोगे, करेक्ट। आइए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैविट है, कैविट मतलब टू अवेयर, आपको अवेयर करते हैं दैट मैक्रो वेरिएबल्स इज व्हाट, कॉन्टेंजेंट। वो क्या होते हैं बेटा, कॉन्टेंजेंट होते हैं, मतलब वो डिपेंडेंट होता है बाकी और वेरिएबल्स के ऊपर भी। तो होस्ट ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर, ये इकोनॉमिक फैक्टर के होस्ट होते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी पॉलिटिकल, लीगल या सोशल या फिर कल्चरल, इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट भी देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्त, और मैं आपको कह दूं कि इसके लिए भी आप एक बार नोट्स ही रेफर कर लीजिए, इसके लिए भी आप ना एक बार नोट्स ही रेफर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ नोट्स में लिखे हुए हैं। आइए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस कैसा है, तो देखो सर, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाती है ना, वो क्लोज चैम्बर में बैठ करके नहीं बनाते बच्चों, वहां पर ना हम लोग व्यूज लेते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जो कि ये पॉलिसीज बना रही है, वो डेवलपमेंट वे में बना रही है। दैट्स वाई वो क्या करेगी, वो बाकी के जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है ना, या फिर जनता से भी पूछेगी। हाँ सर, जनता से भी पूछते हैं, बिल्कुल। पॉलिसी जब भी फॉर्मुलेट होता है बेटा, कंसर्न मिनिस्ट्री करती है। कौन करती है बेटा, कंसर्न मिनिस्ट्री। कौन करती है, बोलो ना, कंसर्न मिनिस्ट्री करती है बेटा। और मिनिस्ट्री के थ्रू ये फंक्शन किया जाता है, या तो वो कमिटी बनाते हैं, या तो कमीशन बनाते हैं, या इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। कमिटी, कमीशन, इंस्टीट्यूशन क्या करती है बेटा, जब भी ये कोई पॉलिसी लाती है ना, तो पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार करती है, उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखती है, पब्लिक से कहते हैं कमेंट कीजिए या अपने सजेशंस दीजिए। मतलब कभी भी बेटा क्लोज चैम्बर में बैठ करके कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, और बनाई जाती है तो उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा है, हो सकता है कि लोग उसे पसंद ना करें। बहुत सारे वेज है बेटा पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के, जैसे आरबीआई इंप्लीमेंट करता है मनी पॉलिसी या फिर क्रेडिट पॉलिसी को। उनके पास, आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बैंक रेट एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट को या फिर मनी मार्केट को, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन की अगर बात करें, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, और रियल टाइम या फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, उसके बाद फीडबैक भी लिया जाता है। देखो, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, दोनों तरफ से डायरेक्शंस होते हैं। क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च किया, फिर उसके बाद भैया जनता को भी देखना है ना, जनता को अच्छी लग रही है या नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको बाई डायरेक्शनल। बाय मतलब दोनों तरफ से डायरेक्शनल होते हैं। रियल टाइम में हम क्या करते हैं बेटा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक लेते हैं। क्या लेते हैं हम, फीडबैक लेते हैं, तभी उस पॉलिसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, करेक्ट ना। फीडबैक तो चाहिए ना, अदरवाइज कैसे बता पाएंगे। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पॉलिसीज को हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेटा प्रोटेक्टिव पॉलिसी, बोलो कौन सा पॉलिसी है बच्चों, प्रोटेक्टिव पॉलिसी। दूसरा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, तीसरा रेगुलेटिव पॉलिसी, एंड चौथा है बेटा डेवलपमेंटल पॉलिसी। 4 तरह की पॉलिसी है, नाम बताओ जरा। प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, बोलो प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, डेवलपिंग, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोटेक्टिव पॉलिसी की तरफ। सर प्रोटेक्टिव पॉलिसी क्या होती है मेरे बच्चे, देखते हैं हमसे। प्रोटेक्टिव पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस। हाँ, ये क्या करती है बेटा, प्रोटेक्टिव पॉलिसी है, ये प्रोटेक्ट करेगी ना बिजनेस को, ये प्रोटेक्ट करेगी ना बिजनेस को, ताकि बिजनेस सस्टेनेबल रहे और लंबे समय तक चल सके। जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग द मिड 50s, जो मिड 50s में जो आपने पॉलिसीज देखी थी ना बच्चों, वो 1948 वाली याद है ना,
उसमें क्या किया गया, उसमें बोला गया कि हम ना फॉरेनर्स का हमारे देश में आना प्रोहिबिट करते हैं। मतलब जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस थे ना, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया ताकि इंडियन फर्म्स ग्रो कर सके, मतलब वो पॉलिसी क्या थी बच्चों, प्रोटेक्टिव पॉलिसी थी। फिर आता है बेटा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। क्या आती है बेटा, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी पुट अ कर्व ऑन द बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ पे ना एक कर्व लगा देते, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं चली चाहिए आपकी, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड पब्लिक एट लार्ज, अगर अगर आप इससे ज्यादा ग्रो कर जाओगे ना, तो शायद आप कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाओगे। दैट्स वाई आपके ऊपर जो है बेटा, इससे रिलेटेड ना पहले एक एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एमआरटीपी एक्ट। क्या बोलते थे प्यार से इसको, एमआरटीपी एक्ट, नाउ नोन एज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, सीसीआई एक्ट, कंपटीशन कमीशन एक्ट सॉरी। उसके अंदर जो अथॉरिटी है वो सीसीआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अथॉरिटी, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फर्म की ग्रोथ है ना, या फिर जो मोनोपोली है, या फिर डोमिनेंट पोजीशन का जो मिसयूज है ना, देखो डोमिनेंट पोजीशन बुरी नहीं है, लेकिन मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बुरा है बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं जियो, जियो आज आप देख रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 हो गया। कल को कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर के आता है जिससे ना वीआई तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, और एयरटेल भी खत्म हो जाती है, बीएसएनएल और एमटीएनएल की तो बात ही क्या करें यार, खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई पॉलिसी मान लो कि 2 साल तक डेटा फ्री, 3 साल तक डेटा फ्री, लोग जियो यूज कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कंपटीशन रह जाएगा क्या कि जियो का, नहीं। 2 साल 3 साल बीतने के बाद बता मोटा भाई क्या करेगा, मोटा भाई मोटा पैसा लेगा, 2000 रुपए 1 GB, बताओ चलेगा क्या, नहीं सर। मतलब उसने क्या किया, उसने अपने अपने कह लो डोमिनेंट पोजीशन का मिस यूज किया। दैट इज नॉट अलाउड। उसके लिए कौन रोकेगा उसको, उनको रोकने के लिए है बेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, करेक्ट। चलिए फिर आता है बेटा रेगुलेटरी पॉलिसी। व्हाट इज रेगुलेटरी पॉलिसी, देखिए while the freedom to carry on the business is fundamental, है ना भाई, मेरी मर्जी है भाई, मैं बिजनेस चलाना चाहता हूं तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, yet the कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना भैया, कंट्रोल तो होना चाहिए ना ओवर द ट्रैफिक रूल्स, गेम्स मस्ट बी सेट, करेक्ट ना बच्चों। ठीक है मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कोई बिजनेस करूं, लेकिन क्या मैं शराब बना के बेच सकता हूं, क्या क्या मैं बॉम्ब बना के बेच सकता हूं, क्या मैं कट्टे बना करके बेच सकता हूं, नहीं ना बच्चों। यहाँ पर रेगुलेशंस होने चाहिए ना, कोई भी काम ऐसे नहीं चलेगा साहब। अच्छा मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं प्लास्टिक बना रहा हूँ, प्लास्टिक की बोतल, और इस स्टेट में अलाउड है, बना रहा हूँ, लेकिन अब मेरी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या लगता है मुझे रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो सो दैट गवर्नमेंट ना ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ेगी आपको, ठीक है। आपका राइट है, आपका राइट है कि आप चाहें तो जो मर्जी बिजनेस करे, लीगल बिजनेस, जो मर्जी आप लीगल बिजनेस करे, लेकिन बेटा गवर्नमेंट ना आपके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस जरूर इंपोज करेगी। क्लियरली सच पॉलिसी एम टू पुटिंग द इन अ प्लेस एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप for the organized functioning of the relevant activity or market. This institutional setup might comprise the ministers. Example, Ministry of Railway, authority within the ministries and Director General of Foreign Trade. ठीक है, तो वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है मनी मार्केट को एंड फॉरेन मार्केट, सॉरी फॉरेक्स मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, सेबी की, तो सेबी क्या करता है बेटा, कैपिटल इक्विटी बॉन्ड डेरिवेटिव मार्केट्स को ये रेगुलेट करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो बच्चों ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करता है। तो गवर्नमेंट ही ये सारे रेगुलेशंस लेकर के आती है, गवर्नमेंट ही ये सारे रेगुलेटिव पॉलिसीज लेकर के आती है। चलिए लास्ट पॉलिसी की बात करते हैं, दैट इज द डेवलपमेंटल पॉलिसी, फैसिलिटेटिव पॉलिसी। क्या होता है सर ये क्या होते हैं सर, देखो जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हम ना कुछ ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिसकी वजह से ये ग्रो कर पाए, एमएसएमई ग्रो कर पाए। हम ना फॉर्म कर रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी,
इससे क्या होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हम फॉर्म कर रहे हैं सो दैट कि डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके बच्चों, डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की एक्टिविटीज करती है। इंटरफेयर बिटवीन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस growth occurs more importantly with the reference to the policy change. We have already seen that the economic policy framework of 1990s has intended to be friendlier to the private and multinational businesses, correct ना? आपने क्या देखा 1990 में जो हम लोग पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, 1991 वाली जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वो क्या थी बेटा, सारी की सारी डेवलपमेंटल पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि वो फैमिलियर थी, वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी भैया, वो फ्रेंडलियर थी। वो एक्चुअली क्या कर रही थी, मल्टीनेशनल, हमें ना एक प्राइवेट कंपनी को मल्टीनेशनल बिजनेस बनाने में हेल्प कर रही थी, करेक्ट। उससे पहले देखो हम लोगों ने जो लिबरलाइजेशन एंड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले जो हम लोग रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लेकर के आए थे, वो फेवर कर रही थी क्लाइमेट फॉर द बिजनेस ग्रोथ। तो वो भी क्या था बच्चों, जो जिन बिजनेसेस को फेवर कर रही थी उनके लिए वो डेवलपमेंटल पॉलिसी था। वो क्या था उनके लिए, वो डेवलपमेंटल पॉलिसी था बच्चों, ठीक है। आइए इसको हम यहां से देखते हैं एक बार। प्रोटेक्टिव पॉलिसी एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द बिजनेस। इकोनॉमिक पॉलिसी मिड 50s में लेके आए थे हम लोग, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे एमएनसीज के ऊपर कि वो इंडिया में आकर के काम नहीं कर सकती। फिर आते बेटा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, तो यहाँ पर पुट अ कर्व ऑन द बिजनेस, बिजनेस के ऊपर एक हाइक लगा दिया जाता है कि आप इससे ऊपर जाकर के काम नहीं कर सकते। पहले एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था, अभी कंपटीशन एक्ट हुआ करता है जिसमें सीसीआई अथॉरिटी है जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम कर सकती है। फिर रेगुलेटरी पॉलिसी की तरफ आ जाइए। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि वैसे तो फंडामेंटल राइट है बिजनेस को कैरी करना, लेकिन इन पॉलिसीज के ऊपर, इन बिजनेसेस के ऊपर भी भैया क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शनिंग होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो रेलवेज वगैरह जो है, मिनिस्टर्स वगैरह उसके अंदर आ जाएंगे। आरबीआई क्या करता है बेटा, मनी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी क्या करता है बेटा, कैपिटल मार्केट बॉन्ड मार्केट को कंट्रोल करता है। और आईआरडीए जो है इंश्योरेंस मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है। डेवलपमेंटल या फैसिलिटेटिव पॉलिसी क्या होती है सर, पॉलिसी टुवर्ड्स डेवलपमेंट होती है। ये जनरली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। 1990 के बाद जो पॉलिसीज आई हैं बच्चों 1991 में, वो बेसिकली माइक्रो स्मॉल या मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द स्मॉलर फॉर्म। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है कि स्मॉलर फॉर्म ग्रो करेगी। बिजनेस पॉलिसी हेल्प करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। किसके अंदर बेटा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी जनरली परमिसिव होती है दोस्त, सपोर्टिव होती है, प्रमोशनल होती है और डेवलपमेंटल होता है। याद रखिएगा क्या होती है बेटा, परमिसिव होती है, सपोर्टिव होती है, प्रमोशनल होती है या फिर डेवलपमेंटल होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में और भी पॉलिसीज आ सकती हैं जैसे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फिर इस तरह से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं वो, या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोई बना रहे हैं कि यहाँ से जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ही जा सकती हैं और कुछ नहीं जा सकती, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसा कुछ बना दिया गया है। टाउन एंड स्टेट एंड ईजिंग एक्सेस की पॉलिसीज भी हो सकती है दोस्तों। चलो इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस की बात करते हैं जरा। देखो 1991 में हमें पता है कि ना एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से ना बहुत कुछ बदल गया। हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। हम लोगों ने कहा कि हमारी इकोनॉमी ना ऐसे चल नहीं सकती, हम अपनी इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आ गए दोस्त। अब हम उन्हीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है सर, रिमूव और लूजन द रिस्ट्रिक्शंस। देखो पहले ना रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थी बिजनेस के ऊपर, अब क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दो, या फिर रिमूव नहीं कर सकते, अच्छा लूज कर दो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस को, या तो कम कर दो या तो बिल्कुल खत्म कर दो, या तो नहीं कर सकते तो कम कर दो दोस्तों। दिस हैपेंस वाया डिसमेंटलिंग ऑफ, क्या, लाइसेंस हटा दिया, परमिट हटा दिया। पहले आपको बिजनेस करना होता था, कोई भी बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ता था। अरे बिजनेस को बढ़ाना है ना तो भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता थी, लेकिन अब नहीं चाहिए बेटा। डी रेगुलेशंस, रेगुलेशंस को खत्म कर दिया गया और अप्रूवल्स आपको लेने नहीं है अब बच्चों। इसके अलावा लेजिस्लेटिव यानी लॉ जो है या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स जो है वो सब सिस्टमेटिकली हटा दिए गए, ठीक है, कम कर दिए गए। We have already noted that the policy design prior to 1990 was characterized by the host of the restrictions on the private sector. Yes, पहले 1990 से पहले क्या था बच्चों, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे restrictions लगाए गए थे। While it is debatable कि ये restrictions सही थे या
गलत थे बच्चों, ये डिबेटेबल है आज भी। खैर, दीज रिस्ट्रिक्शंस मतलब एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस के लिए दो तरह के लोग आते हैं। एक कहते हैं कि भैया हमें ग्रो नहीं होने दिया, दूसरा कहते हैं कि उस समय पे जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज थी उनको ग्रो करना आवश्यक था। दीज restrictions include a reservation of a sizable number of industry of the public sector. Yes, पब्लिक सेक्टर की जो कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनको बहुत सारे रिजर्वेशन इस समय पे दिए गए थे, है ना। फिर अगर हम बात करें तो बच्चों लिबरलाइजेशन में यहाँ आ जाइए। रिमूव किया या लूजन किया रिस्ट्रिक्शंस को, डिसमेंटलिंग किया लाइसेंसिंग को, परमिट्स को, डीरेगुलेशंस किया, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया गया, ठीक है, ईजिंग किया गया अप्रूवल को, ठीक है, लेजिस्लेटिव्स या फिर एडमिन कंट्रोल को कम किया गया, लूज किया गया बच्चों। 1990 से पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, वो खत्म किया गया। साइजेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ करती थी बच्चों पब्लिक सेक्टर के अंदर, और इन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन किया हुआ था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब क्या हुआ बच्चों, पहले प्राइवेट सेक्टर के इंस्टॉलेशन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हुआ करती थी, जो कि खत्म कर दिया गया। रिजर्वेशंस थे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ये भी खत्म कर दिया गया। कुछ ऐसे काम थे केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही कर सकती थी, अब वो नहीं है बच्चों। आफ्टर 1991 मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंफ्रा डिफेंस जो है उसको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दी गई अंडर द प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, सर्विस सेक्टर बढ़ा है, अभी तक इंफ्रा और डिफेंस भी बहुत हद तक बढ़ा है। लगभग 800 ऐसे आइटम्स थे जिसके लिए इन्वेस्टमेंट जो थी ना प्लांट एंड मशीनरी में, वो उस पे एक सीलिंग लगा रखी थी। 800 आइटम के ऊपर बोल रखा था इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, हटा दिया गया बाद में। फिर रिजर्व्ड आइटम्स भी थे गवर्नमेंट के पास बच्चों, गवर्नमेंट ने ना अपने लिए कुछ रिजर्व आइटम्स भी रखे हुए थे, ठीक है। 1991 से पहले 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें से आपके पास ये कुछ आयरन एंड स्टील, मिनरल्स, एयर ट्रांसपोर्ट, हेवी प्लांट एंड मशीनरी, ऑयल, इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम, माइनिंग एक्सेट्रा, कुछ इस तरह के आपके पास ये इंडस्ट्रीज बता रखे हैं जो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के पास रिजर्व थे बच्चों। 1991 के बाद ये केवल तीन ही बच गए हैं, एक डिफेंस वाला, एयरक्राफ्ट एंड वर्शिप वाला, ऑटोमिक एनर्जी वाला, ठीक है, और रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये तीन ही जो है गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से अब रह गए हैं। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आया जिसमें ना एबॉलिश किया गया एक्सेप्ट फॉर द फ्यू, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन कुछ काम अगर आप भी आज भी करने जा रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। किन कामों के लिए? अल्कोहल के लिए, एरोस्पेस के लिए, सिगरेट के लिए, ड्रग्स के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए या फार्मा के लिए आज भी आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा और किसी कामों के लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टमेंट बाय द लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो थे ना बेटा, उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट थी वो सेपरेट क्लियरेंस की आवश्यकता थी अंडर द एमआरटीपी। अब नहीं लेना है बच्चों। अटेम्प्ट टू रेगुलेट कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, पहले ये रेगुलेट कर रहे थे कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को, बट खैर अब ये हटा दिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब चलते हैं बच्चों प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ये सब जो आपके पास लिखा है ना, सब कुछ यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया प्राइवेटाइजेशन को, देखना किसके द्वारा? मैडम के द्वारा। मैडम कौन है बेटा? प्राइम मिनिस्टर है मैडम। मैडम प्राइम मिनिस्टर है, मार्गरेट दैटचर। ब्रिटिश कोल माइंस वर प्राइवेटाइज्ड। सबसे पहली बार क्या हुआ बच्चों, यूरोपियन कंट्रीज में, वो भी ब्रिटिश की बात करते तो वहां पर ना कोल माइंस को प्राइवेटाइज किया गया। धीरे धीरे नेशनल हेल्थ केयर को और उसके बाद स्कूल एजुकेशनल सर्विसेज को भी प्राइवेटाइज किया गया। देखिए आप, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, डिकेड अर्लियर देन द इंडिया से डिकेड्स पहले हो गया। ड्यूरिंग द पीएमशिप ऑफ द मिस मार्गरेट दैटचर, ब्रिटिश कोल माइंस, हेल्थ केयर एंड स्कूल जो है उसको प्राइवेटाइज किया गया दोस्त। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? चेंजिंग ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट ना, टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। मतलब जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑन, एक या एक से ज्यादा गवर्नमेंट की अगर उसमें भागीदारी है तो वो भागीदारी, वो जो इंटरेस्ट है वो किसको दे देंगे बच्चों? प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। एडवांटेज क्या है बेटा? हायर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसमें, है ना। गवर्नमेंट को एक समय पे, अगर देखो आप सरकारी कर्मचारी हो, 2 बजे आपकी छुट्टी हुई तो 2:01 तक काम करना नहीं चाहोगे बच्चों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, कॉस्ट जनरली यहाँ पर कम लगता है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी आती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है और इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जबकि डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों? एम्प्लॉय
एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाता है बच्चों प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और फियर रहता है कि कभी भी मुझे यहां से उठा करके कहीं और लेके जाएंगे, डिसलोकेट कर देंगे या मुझे टर्मिनेट कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया तो। इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है उसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा आसान नहीं था दोस्त, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन बड़ा मुश्किल था। कैसे सर? देखो बेटा, आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के पास थी, पब्लिक सेक्टर ज्यादातर लॉस मेकिंग था, और लॉस मेकिंग का कोई टेकर नहीं था, मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज को कोई लेना ही नहीं चाहता था, जबकि जो सरप्लस मेकिंग कंपनीज थी ना उसके बहुत सारे बायर थे, बहुत सारे। तो जनरली हुआ क्या, जिसमें अगर मैं सरप्लस मेकिंग कंपनीज की बात करूं, ऑयल ऑयल ड्रिलिंग एंड रिफाइनरी कंपनीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लॉस मेकिंग कंपनी को तो पूरी तरह से प्राइवेटाइज करेगी औने पौने किसी दाम में बेच देगी, जबकि सरप्लस मेकिंग या फिर जो बैंक्स है ना उसको वो पार्शियली प्राइवेटाइज करने के लिए राजी हुई थी बच्चों, ठीक है। सोसाइटी की तरफ से रेजिस्टेंस तो बनता था भैया, धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ था उस समय पर भी। खैर, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन कितने तरह के देखने को मिलते हैं, देखो बेटा 4 तरह के प्राइवेटाइजेशन है, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डेलीगेशन क्या होता है, गवर्नमेंट होल्ड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, होल्ड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखना, रिस्पॉन्सिबल अभी भी कौन है, गवर्नमेंट, लेकिन वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में अपना पूरा या फिर थोड़ा थोड़ा काम देती जाती है। खासकर अगर डिलीवरी से रिलेटेड कोई काम है ना बेटा, प्रोडक्ट या सर्विसेज के, वो प्राइवेट को डेलीगेट कर दिया है। आज भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही है, लेकिन वो डेलीगेट कर रही है अपने काम को, खासकर डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी काम है उसको बेटा अचीव। यहाँ पर एक्टिव गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है, और डेलीगेशन है बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइज और ग्रांट के द्वारा, ठीक है, ये डेलीगेशंस दिए गए हैं। डाइवेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सरेंडर कर रही है पार्शियल ऑनरशिप, देखना जरा, एक छोटा सा ऑनरशिप जो है वो सरेंडर कर रही है, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, आप कह लीजिए डाइवेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। देखो, मेजॉरिटी स्टेक जो है एक या एक से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होल्डिंग्स को दिया जा सकता है। लेकिन देखो यहां पर लाना चाहूंगा मैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पर सेलिंग किया जाता है पोर्शन ऑफ ऑनरशिप टू द पब्लिक, या तो होली या पार्शियली। देखो यहाँ क्या बोल रहे थे, यहाँ पर हम लोग कहते हैं डाइवेस्टमेंट में जनरली सारा सारा का सारा ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंशन में आती है, एक्सपैंड कर रही होती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एंटिटीज है ना वो अपना अस्तित्व खोती जाती है। इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। जनरली आपने देखा होगा बीएसएनएल और एमटीएनएल के केस में, जियो आया उसके बाद तो इनका नाम वैसे भी सुनने को नहीं मिलता। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दिस। चलिए आईएफडीआई की तरफ चलते हैं बच्चों, फिर इसके नोट्स से ही पढ़ेंगे हम लोग इसको भी। इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आईएफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब क्या, इन इंडिया, इंडिया में आ रहा है। दैट्स व्हाई अगर हम एफडीआई की बात करें तो ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डोमेस्टिक कैपिटल जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास जो कैपिटल है ना वो हमेशा याद रखिएगा डेवलपमेंट के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें ना ग्रोथ के लिए फॉरेन कैपिटल पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्योंकि 1991 से पहले तो इंडियन इकोनॉमी वैसे भी कैसी थी बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो एफडीआई के आने के चांसेस वैसे भी नहीं थे लगभग। ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इसकी वजह से ही हम लोग जो है ना इस वाइड मार्केट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए बेटा उसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन फंडिंग की आवश्यकता है, क्रिएट करता है ये एम्प्लॉयमेंट को और डिमांड को। ऑब्वियसली अगर विदेशों से पैसा आता है तो इससे हमारे देश में कोई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, या नए नए फॉर्म्स लगेंगे, नए कंपनीज ओपन की जाएंगी, तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी। एफडीआई प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट रूट को और ऑटोमेटिक रूट को। एफडीआई में कुछ गवर्नमेंट या कह लीजिए ऑटोमेटिक रूट जो है उसमें प्रोहिबिट किया गया है इन सेक्टर्स में।
इन सेक्टर्स में, जो फॉलोइंग सेक्टर्स है ना, इन सेक्टर्स में, मतलब इन सेक्टर्स पे विदेशी पैसा नहीं लग सकता, क्योंकि ये सेक्टर्स ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाले सेक्टर्स है। अगर इन सेक्टर्स में विदेशी पैसा लग गया तो शायद हो सकता है कि हमारा देश विदेशी लोगों के कंट्रोल में चला जाए। सर जैसे एटॉमिक एनर्जी का केस हो सकता है, लॉटरी बिजनेस का केस हो सकता है बेटा, बेटिंग गैम्बलिंग का केस हो सकता है, चिट फंड का केस हो सकता है, निधि कंपनी का केस हो सकता है। देखो लॉटरी, गैम्बलिंग या चिट फंड, इसको इसलिए मना कर रहे हैं कि ना फॉरेनर्स को हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे अगर वो किसी भी तरीके से हमारे देश में आकर के फंड रेज करते हैं, लॉटरी के नाम पे पैसा लेते हैं, गैम्बलिंग के नाम पे पैसा लेते हैं, चिट फंड के नाम पे पैसा लेते हैं और लेकर के अपने देश चले जाते हैं, तो शायद हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे बच्चों। एग्रीकल्चर में हमने जानबूझ करके एफडीआई को अभी तक प्रोहिबिट कर रखा है, सो दैट कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपटीशन ना आ जाए, किसानों के हालात वैसे ही खराब देखने को मिलते हैं। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट की बात करें बच्चों, यहां पर भी हम लोगों ने हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में भी हम लोगों ने ना एफडीआई प्रोहिबिट कर रखा है। एंड ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट राइट्स, इसमें बच्चों आपका एफडीआई प्रोहिबिटेड है। मैन्युफैक्चरिंग सिगार, इसमें भी एफडीआई आपका प्रोहिबिटेड है बच्चों। एफडीआई फ्लो करता है फ्रॉम, देखो इंडिया में अगर हम बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई जनरली कहां से आता है? यूएस से, ब्रिटेन से, सिंगापुर से एंड जापान से। यहाँ क्या होता है, एंटरप्राइजेस जो हैं ओवरसीज यानी विदेशी एंटरप्राइजेस, वो हमें इन्वेस्ट करते हैं बेटा कहां पे? इंडियन एंटरप्राइजेस के अंदर। और इंडियन एंटरप्राइजेस से क्या जाता है बच्चों? इनके पास ऑनरशिप जाता है, ये इन्होंने इन्वेस्ट किया और यहां से क्या गई बच्चों? ऑनरशिप चली गई। एफडीआई नॉट यूनिफॉर्म, याद रखिएगा हर सेक्टर के लिए ना बराबर एफडीआई नहीं है बच्चों, हर सेक्टर के लिए एफडीआई बराबर नहीं है। जैसे टोटली हमारे पास 4 तरह की एफडीआई है, एक जिसमें हमने 100% एफडीआई अलाउ कर रखा है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हमने 100% एफडीआई अलाउ कर रखा है, कुछ पे हमने कहा नहीं 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 भैया कंट्रोल तो हमारे पास होना चाहिए, तो हमने केवल 49% एफडीआई अलाउ किया है। कुछ में हमने कहा कंट्रोल तुम रख लो, मतलब क्या कोई कंपनी बनेगी उसमें 51% विदेशी पैसा लग सकता है, 49% इंडियन पैसा भी होगा। और कुछ में हमने कहा बिल्कुल हम लोग कंट्रोल बहुत हद तक नहीं दे पाएंगे आपको, तो केवल 26% तक ही एफडीआई अलाउड है, मतलब 26% तक पैसा ही आप लगा सकते हो। एफडीआई 4 तरह के, 100%, 49%, 51%, 26%। नो एफडीआई अलाउड इन मीडिया एंड डिफेंस, आपको बताइए मीडिया में डिफेंस में अगर हमने एफडीआई अलाउ कर दिया तो मीडिया बिक जाएगी दोस्तों फॉरेनर्स के हाथों में। डिफेंस में अगर हमने अलाउ कर दिया तो डिफेंस ऑब्वियसली एक एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अभी रिसेंटली हमने क्या किया बच्चों, इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में एक कंपनी बनाई जा सकती है जो पूरी तरह से विदेशी पैसों से बनी हो। करेक्ट। आइए एफआईआईज की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, ये क्या होते हैं? देखो ये ना फॉरेनर ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े फंड्स वाले, मोटे मोटे लोग हैं, बहुत सारा पैसा इनके पास। अब वो क्या कर रहे हैं, वो ना किसी दूसरे नेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो वहां के इक्विटी मार्केट में, या तो हेज फंड के अंदर, या पेंशन या म्यूचुअल फंड के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। बेटा ये ना मार्केट में जहां इन्वेस्ट करते हैं, याद रखिएगा वहां बुलिश ट्रेंड आता है। तो जनरली स्टॉक मार्केट में भी देखा जाता है कि एफआईआई क्या कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, जिस सेक्टर पे उनका हाथ आ गया ना बेटा, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां पर मतलब उनका प्राइस बुलिश होगा, याद रखिएगा। और जैसे पीक या डाउनफॉल का समय आता है, मतलब क्या, देखो जो जो एफआईआईज है ना, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है ये पीक है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं इकोनॉमी, इससे ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, वहां से अपना पैसा विड्रॉ करना वो लोग शुरू कर देते हैं और दूसरे नेशन में जाकर के अपना पैसा लगा देते हैं। याद रखिएगा ये इकोनॉमी के लिए हमेशा सर्टेन नहीं होते। कोई भी गवर्नमेंट ना एफडीआई को ज्यादा प्रेफर करती है देन द एफआईआई, याद रखना है बच्चों, क्योंकि एफडीआई कंपैरेटिवली क्या होते हैं बच्चों, एफडीआई कंपैरेटिवली ना ये अप एंड डाउन्स नहीं दिखाते, लेकिन एफआईआई ना बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जहां इनको प्रॉफिट दिखेगा ये उधर की तरफ भाग निकलेंगे दोस्तों। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है बच्चों ओएफडीआई। ओएफडीआई क्या होता है? देखिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, व्हाट डज इट मीन सर? ओएफडीआई क्या है? देखो जरा ध्यान से बच्चों, ओएफडीआई क्या है? पॉलिसी फॉर द ओएफडीआई क्या है सर? जो फंड्स है ना इंडियन ग्रुप, वो इन्वेस्ट करती है अब्रॉड में। हाँ सर, इंडिया भी अब्रॉड में इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल इंडिया भी क्या करता है बच्चों, अब्रॉड में इन्वेस्ट करता है। जैसे फरवरी 2020 में भारती एयरटेल ने इन्वेस्ट किया 978.92 मिलियन इन मॉरिशस। कहां पे बच्चों? मॉरिशस में। फिर नवंबर 2019 में भी कुछ हुआ, देखो सन फार्मा, सॉरी पीवीआर लिख लो, पीवीआर
पीवीआर सिनेमास, देखिए पीवीआर सिनेमास, a leading multiplex chain, launched its first property in Sri Lanka for its first international venture, है ना। सो देखो नवंबर 2019 में क्या होता है, जो पीवीआर सिनेमा है ना, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करती है इन श्रीलंका, करेक्ट। इसके बाद नवंबर 2019 में और भी कुछ होता है, देखना बेटा, नवंबर 2019 में और भी कुछ होता है, देखिए Sun Pharma entered into a licensing agreement with the China System Medical Holdings CMS, ठीक है, कि वो डेवलप करेंगे, कमर्शलाइज करेंगे 7 जेनरिक प्रोडक्ट्स इन द मेनलैंड चाइना, करेक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट मतलब क्या भैया, दवाई जो है वो सन फार्मा की नहीं है, दवाई किसी और कंपनी की है, बस प्रोडक्शन का काम सन फार्मा ने लिया हुआ है। तो चाइना में सन फार्मा प्रोड्यूस करेगा जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक मेडिसिन मेडिसिन, ठीक है। इज दिस क्लियर, बोलिए, यहां तो कोई डाउट? नो सर। Data revealed that the Reserve Bank of India shows that the investment by the Indian firms in the foreign countries in the January 2020 rose nearly by 20%, sorry, 40% to US $210 billions on yearly basis, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डेटा गिवन है, वो डेटा अपने लिख लेना है बच्चों की, आरबीआई जो है ना, आरबीआई बता रहा है कि 2020 में जो इंडियन फर्म्स की इन्वेस्टमेंट है वो 40% से इंक्रीज हुई है, 40% से इंक्रीज हुई है दोस्तों, करेक्ट। एंड नंबर्स में बात करें तो 210 यूएस डॉलर, ठीक है, 2.10 यूएस डॉलर मिलियंस में, करेक्ट, डन। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नोट डाउन करके एक बार जरूर आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, सब कुछ याद करना है दोस्तों। बाय बाय।